नमस्कार साथियों। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार राजकीय लोहिया महाविद्यालय के इतिहास विभाग के द्वारा आयोजित ज्ञान दूत कार्यक्रम में मैं डॉक्टर डी.के. चारण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं राजकीय लोहिया महाविद्यालय के सह आचार्य श्री अशोक कुमार। श्री अशोक कुमार शेरशाह सूर पर अपने 2 व्याख्यान पहले दे चुके हैं और आज तीसरा व अंतिम व्याख्यान देंगे। मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं श्री अशोक कुमार जी को कि वे अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। श्री अशोक कुमार जी। धन्यवाद सर। आज के इस कंटेंट में हम शेरशाह सूर के शासन प्रबंध के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी शासक की महानता का आधार केवल मात्र यह नहीं होता कि उसने अपने शासनकाल में कितने युद्ध अभियानों में सफलता अर्जित की या उसका साम्राज्य कितना बड़ा था, बल्कि इसके साथ उसने अपने शासनकाल के दौरान अपने शासन की विभिन्न संस्थाओं द्वारा जनहित में कितने कदम उठाए, या यूं कहें कि उनकी संस्थाएं, उस शासक की संस्थाएं जनता के हित साधन में कितना कामयाब हुई। इस दृष्टि से देखा जाए तो शेरशाह सूर के अल्प शासनकाल यानी केवल 5 साल के शासनकाल के दौरान जिस प्रकार से प्राचीन शासन संस्थाओं में सुधार करके उसको जन उपयोगी बनाकर लोकहित साधन का जो प्रयत्न शेरशाह द्वारा किया गया, इस कारण उनको मध्यकालीन भारत के प्रमुख शासकों में से एक माना जाता है। शेरशाह सूर के शासन प्रबंध के बारे में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो है तारीख-ए-शेरशाही। तारीख-ए-शेरशाही अब्बास खां सरवानी की पुस्तक है और यह पुस्तक उन्होंने अकबर के शासनकाल में उनके निर्देश अनुसार ही लिखी थी, इसलिए इस पुस्तक को तूफात-ए-अकबरशाही के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं शेरशाह सूर के शासन प्रबंध के बारे में। शेरशाह सूर कैसा शासन प्रबंध था, इसके बारे में जो विद्वान इतिहासकार हैं उनमें थोड़ा सा मतभेद है। कालिका रंजन कानूनगो, जो कि शेरशाह के बड़े प्रशंसक हैं, वो शेरशाह सूर को एक महान शासक प्रबंध मानते हैं और वे मानते हैं कि ये अकबर से भी बड़े राष्ट्र निर्माता और रचनात्मक प्रतिभा संपन्न शासक थे। जबकि दूसरी ओर परमात्मा शरण और राम प्रसाद त्रिपाठी जैसे इतिहासकार मानते हैं कि शेरशाह ने कोई नई शासन पद्धति का आरंभ नहीं किया, वे केवल मात्र एक सुधारक थे। परंतु जो भी हो, उन्होंने प्रथम बार या आरंभ में यानी मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम शासन संस्थाओं को लोकहित का साधन बनाने का प्रयत्न किया। एक पाश्चात्य इतिहासकार क्रुक ये मानते हैं कि वे ऐसे शासक थे जो ये सोचते थे कि शासन जनता के हित में होना चाहिए, जनता के लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। एक शासक को जनता के लोक कल्याण की वृद्धि कैसे की जा सकती है, इसका अध्ययन करना चाहिए। साम्राज्य में आर्थिक समृद्धि को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको देखना चाहिए। और इसके साथ ही जो भूमिकर, क्योंकि उस समय राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था और किसानों के लिए एक न्यायिक या यूं कहें न्यायोचित भूमिकर की दर कितनी होनी चाहिए, इस बात पर काफी बल दिया गया शेरशाह द्वारा अपने शासनकाल में। इसके साथ उन्होंने न्यायिक व्यवस्था का जो आदर्श सामने रखा
कि इंसान के साथ ईमान का बर्ताव किया जाए, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो शेरशाह ने मध्ययुगीन शासन प्रणाली में कुछ नवोन्मेष अवश्य किए थे। कीन नामक इतिहासकार उनको मानते हैं कि शेरशाह जैसी शासक की योग्यता किसी दूसरी सरकार में तो क्या, ब्रिटिश सरकार में भी देखने को नहीं मिलती। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वे बड़े ही उच्च कोटि के शासक प्रबंधक थे। अब अपन देखते हैं शेरशाह के समय की विभिन्न शासन संस्थाओं के बारे में। इसके अंतर्गत अपन शेरशाह के शासन प्रबंध को केंद्रीय प्रशासन से लेकर के गांव के प्रशासन तक क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं केंद्रीय शासन का कैसा स्वरूप था। तो केंद्रीय शासन में जो मुखिया हुआ करता था वो हुआ करता था शासक, यानी स्वयं शेरशाह ही। क्योंकि मध्ययुगीन शासकों की भांति या उसमें जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी उसमें शासक ही सभी शक्तियों का स्रोत था। चाहे कार्यपालिका से संबंधित कार्य हो, न्यायपालिका से संबंधित कार्य हो, चाहे व्यवस्थापिका यानी कानून निर्माण से संबंधित कोई भी कार्य हो, उन सभी में मुखिया की भूमिका शासक की ही हुआ करती थी। दीवानी फौजदारी जो मामले हुआ करते थे, न्यायिक मामले जो हुआ करते थे, उसी के निर्देशन में ही संचालित हुआ करते थे। यद्यपि वह शासन के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए कुछ व्यक्तियों को मंत्रियों के रूप में अवश्य नियुक्त करता था, परंतु उन मंत्रियों की स्थिति मात्र सलाहकार की थी। उस सलाह को मानना या ना मानना शासक के ऊपर ही निर्भर करता था। केंद्रीय शासन के जो शासक के अलावा जो दूसरे मंत्री पद हुआ करते थे, जो मंत्री हुआ करते थे, मंत्रालय हुआ करते थे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो सबसे पहला जो मंत्री शासक के बाद में जो सबसे जो प्रमुख मंत्रालय था, इसको अपन स्लाइड शो के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं ताकि ये आपके किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं हो। इसमें शेयरिंग ओनली होस्ट आ रहा है, चलो कोई नहीं। हाँ, तो जो सबसे बड़ा मंत्रालय था, जो सबसे पहला मंत्रालय था, वो था दीवाने वजारत का। दीवाने वजारत का जो प्रमुख हुआ करता था वो हुआ करता था वजीर। वजीर एक प्रकार से राज्य में यानी साम्राज्य में जितने भी आय के साधन हुआ करते थे या जिन जिन साधनों से आय हुआ करती थी साम्राज्य की, और जिन जिन मदों में व्यय किया जाना था, उसके नियंत्रण का कार्य किया करता था। इस प्रकार से यह बहुत ही चूंकि शेरशाह ने अपने जागीर के प्रबंध के दौरान जागीर राजस्व व्यवस्था से संबंधित काफी मामलों को निकटता से देखा था, इसलिए वे इस विभाग के मामलों में व्यक्ति से रुचि लिया करते थे। सामान्य प्रशासन का भी देखभाल करने का कार्य किया करता था। इस प्रकार से दीवाने वजारत, जिसका मुखिया वजीर हुआ करता था, के बीच में कनेक्शन की वजह से गतिरोध आया। अब अपन देखते हैं शेरशाह सूर के जो केंद्रीय शासन के विभाग हुआ करते थे, उसमें दूसरा विभाग दीवाने आरिज के बारे में। दीवाने आरिज का जो विभाग था उसका मुखिया आरिज ए मुमालिक हुआ करता था। आरिज ए मुमालिक का कार्य था सेना की भर्ती करना, यानी सेना में सैनिकों की भर्ती, उनका अनुशासन, उनका प्रबंध देखना,
इसके अलावा उनके वेतन से संबंधित व्यवस्था उसी के अधीन संचालित हुआ करती थी। यह विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण था और शेरशाह इस विभाग के मामलों में व्यक्ति से रुचि लिया करते थे। दीवानी आरिज के बाद में अगला जो विभाग था केंद्रीय प्रशासन का, वो था दीवान रसालात। दीवान रसालात का जो मुखिया था, उसकी भूमिका वर्तमान के विदेश मंत्री की तरह ही हुआ करती थी। दीवान रसालात का कार्य था विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति या विदेशों से जो राजदूत मंडल आया करते थे, उनके साथ मुलाकात करना और शासक को कूटनीतिक मामलों में सलाह प्रदान करना। इस प्रकार से दीवान रसालात का भी एक महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था। अगला विभाग था दीवान इंसा का, जो केंद्रीय की तरफ से या शासक की तरफ से जो भी शासक की आदेश जारी किए जाते थे, शासक की घोषणाएं की जाती थी, उनकी ड्राफ्टिंग करना, उनका प्रारूप तैयार करना और उन आदेशों को नीचे तक यानी शासन की दूसरी इकाइयों तक प्रेषित करवाना। और क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण विभाग था और ये शासन के जितने भी रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, सरकारी जो कार्यालयों के कागजात वगैरह हुआ करते थे, उनके प्रबंध देखने का कार्य भी दीवान इंसा के विभाग द्वारा ही या इसी विभाग में हुआ करता था। दीवान कज़ा यह मुख्य काजी के अधीन हुआ करता था। इसका कार्य था न्याय से संबंधित कार्य करना। इसके अधीन और भी न्यायाधीश हुआ करते थे प्रमुख नगरों में, जो न्याय का कार्य किया करते थे। दरोगा एक डाक चौकी, यह इस विभाग के अंतर्गत एक तो डाक चौकी से संबंधित कार्य और दूसरा गुप्तचरी से संबंधित कार्य संपन्न किए जाते थे। यह साम्राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाक के प्रेषण और इसके साथ साथ साम्राज्य में होने वाली घटनाओं को सम्राट को अवगत कराना, शासक को अवगत कराने का कार्य किया करता था। तो इस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत ये प्रमुख विभाग हुआ करते थे। अब अपन चर्चा करेंगे राज्य प्रशासन के बारे में। शेरशाह ने प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांट रखा था। इनके प्रांतीय शासन के बारे में विद्वानों में कुछ मतभेद है। कालिका रंजन कानून को कहते हैं कि उस समय प्रांत नाम की कोई शासक की इकाई नहीं हुआ करती थी। उसमें सरकार ही साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड हुआ करता था और वे मानते हैं कि प्रांत अकबर द्वारा आविष्कृत थे। परंतु इस विचार को परमात्मा शरण नाम के इतिहासकार मानते नहीं है। उनका मानना है कि प्रांत अकबर से पहले भी मौजूद थे। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने 20 का मार्ग अपनाते हुए कहा है कि उस समय सरकार से मिलता जुलता एक नहीं, यानी उस समय एक प्रशासकीय खंड हुआ करता था, जिनको जो मतलब वर्तमान प्रांत से मिलता जुलता था और उस समय उसको इक्ता कहा जाता था। इक्ते का प्रमुख एक फौजी गवर्नर हुआ करता था। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का मानना है कि उसमें सरकार एक ऐसा प्रशासकीय खंड था जो प्रांत से मिलता जुलता था और उस समय उसको इक्ता कहते थे। इसका प्रमुख एक फौजी गवर्नर हुआ करता था, जो कि उस प्रांत में, उस प्रशासकीय खंड में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे जिला शासन के बारे में, जिला प्रशासन के बारे में। उस समय जिला शासन को सरकार नामक इकाई के नाम से जाना जाता था। सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। एक का नाम था सिकदार ए सिकदारान और दूसरे का नाम था मुंसिफ ए मुंसिफान। सिकदार ए सिकदारान सरकार यानी जिले शासन का प्रमुख हुआ करता था। इसका कार्य था क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, नीचे के यानी प्रगणों के जो सिकदार थे उन पर नियंत्रण बनाए रखना और फौजदारी मामलों में निर्णय देना। मुंसिफ ए मुंसिफान सरकार का यानी जिले का राजस्व अधिकारी हुआ करता था। राजस्व वसूली में नीचे के अधिकारियों की मदद करना और दीवानी मामलों से संबंधित न्याय के कार्य करना मुंसिफ का कार्य हुआ करता था। तो इस प्रकार से ये जिला शासन यानी सरकार के 2 प्रमुख अधिकारी थे और उनके कार्य। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं परगने के शासन के बारे में। जिलों का विभाजन यानी सरकार का विभाजन परगने में किया गया था। परगने में शेरशाह के द्वारा कई अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी प्रशासनिक मामलों के सफल संचालन के लिए। इसमें सिकदार, मुंसिफ या अमीन, फौजदार और कारकुन प्रमुख थे। सिकदार का कार्य था शांति व्यवस्था बनाए रखना। मुंसिफ का कार्य था राजस्व वसूली में
जो भी कार्य हुआ करते थे उनको संपादित करना। फौजदार का कार्य था खजांची का, यानी ये जो भी जो धन इकट्ठा हुआ करता था रेवेन्यू के रूप में, उसकी रखवाली करना, उसका प्रबंध करना। और कारकुन का कार्य था जो भी राजस्व लेखे होते थे उनका रिकॉर्ड रखना। परगने में एक तो था फारसी भाषा का कारकुन और एक था हिंदी भाषा का कारकुन, जो अपनी अपनी भाषाओं में राजस्व से संबंधित रिकॉर्ड्स को लिखने का कार्य, सुरक्षित रखने का कार्य करते थे। इसके साथ साथ एक कानूनगो नामक अधिकारी भी था, जो एक अर्ध सरकारी अधिकारी था, जो कि परगने का राजस्व से संबंधित सबसे अधिक जानकार, या यूं कह सकते हैं राजस्व मामलों का एक विशेषज्ञ हुआ करता था। अब अपन चर्चा करते हैं शेरशाह के गांव के शासन के बारे में। शेरशाह ने गांव के शासन में, यानी जो शासन के जो अधिकारी कर्मचारी जो चले आ रहे थे उन्हें कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं किया। जो गांव के जो पहले से चले आ रहे थे, मुकदम यानी मुखिया है, इसके अलावा पटवारी है, चौकीदार है, वो ही शेरशाह है इसमें शासन में मदद देते रहे। शेरशाह इन्हीं की सहायता से गांव के शासन का संचालन करता रहा। मुकदम का मुख्य कार्य था गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना है, जो भी झगड़े और फसाद हो उनसे संबंधित निर्णय देना है। क्योंकि शेरशाह का मानना था कि लोकल एरिया में जितने भी अपराध होते हैं उसमें मुकदम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, या यूं कह सकते हैं कि उसको पता रहता है कि किसी भी झगड़े की वजह क्या रही है, इसलिए वह आसानी से इसको हैंडल कर सकता था। इसलिए सारा उत्तरदायित्व ग्रामीण प्रशासन का शेरशाह ने मुकदम के ऊपर डाल रखा था। इसके अलावा पटवारी जो गांव में राजस्व संबंधी रिकॉर्ड्स होते थे उनका लेखा रखने का कार्य करते थे, और चौकीदार गांव के चौकीदारी का कार्य किया करते थे। तो इस प्रकार से हमने शेरशाह के केंद्रीय प्रशासन से लेकर गांव के प्रशासन के विभिन्न जो अधिकारी थे उनके कार्यों के बारे में चर्चा की। अब अपन आगे चर्चा करते हैं शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। आपको ये पता है कि शेरशाह है शासक बनने से पहले अपने पिता की जागीर का प्रबंध करता था। लंबे समय तक वो डिप्टी गवर्नर के रूप में भी रहा, इसलिए उसको भू राजस्व संबंधित समस्याओं का नजदीकी से देखने का, मुआयना करने का मौका मिला। और यही कारण था, यानी उनका ये अनुभव ही था कि जिसकी वजह से वह अपने शासनकाल में एक बहुत अच्छी भू राजस्व व्यवस्था की स्थापना करने में कामयाब रहा। शेरशाह का मानना था कि भू राजस्व व्यवस्था के 3 अंग, यानी शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के 3 अंग थे। उसमें सर्वप्रथम जो अंग था वो ये था कि शेरशाह का मानना था कि भू राजस्व भूमि की वास्तविक माप के आधार पर होना चाहिए, यानी भू राजस्व भूमि की वास्तविक माप के आधार पर होना चाहिए, और संपूर्ण साम्राज्य में भूमि की माप की एक इकाई होनी चाहिए। और वे ये मानते थे कि प्रमुख फसलों का राजस्व नगद लिया जाए। शेरशाह ने इसके लिए संपूर्ण साम्राज्य की भूमि की माप करवाई। भूमि की माप के बाद में उसकी उपजाऊपन के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया, उत्तम, मध्यम और निम्न। इसके बाद में उसने प्रति बीघा भूमि का राजस्व निर्धारित करने के लिए तीनों प्रकार की भूमियों के उत्पादन का योग करके उसको 3 से विभाजित करके प्रति बीघा औसत उत्पादन ज्ञात किया, और उस प्रति बीघा औसत उत्पादन का तीसरा हिस्सा वे राजस्व के रूप में लिया करते थे। नकद प्राप्ति के लिए, यानी राजस्व का नकद निर्धारण के लिए आसपास की मंडियों में, बाजारों में जो भाव हुआ करते थे उस आधार पर नगद राजस्व निर्धारित किया जाता था। किसानों को राजस्व निर्धारण के बाद में पट्टा दिया जाता था। पट्टे में ये लिखा होता था कि उसके पास उसको कितनी भूमि दी गई है कृषि के लिए, उसकी किस्म कैसी है, और उसके द्वारा कितना लगान दिया जाएगा। बदले में किसान कबूलियत नामक एक पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करके देता था, जिसमें उसके द्वारा चुकाए जाने वाले लगान का ब्यौरा होता था। उसमें राजस्व निर्धारण की 3 पद्धतियां प्रचलित थी, जिसमें एक थी गल्ला बक्सी और बटाई, दूसरी थी नस्क या कनकूत, और तीसरी थी नकदी या जबती। गल्ला बक्सी या बटाई नामक जो पद्धति थी, इसमें 3 भाग हुआ करते थे। पहला था खेत बटाई, इसमें खड़ी पैदावार को देख करके ही सरकार और किसान का हिस्सा अलग कर दिया जाता था। दूसरा था रास बटाई, नहीं सॉरी लंक बटाई। लंक बटाई में अनाज को काटने के बाद में जो खलिहान लगते थे उसमें किसान और सरकार का हिस्सा अलग कर दिया जाता था। तीसरा था रास बटाई। रास बटाई में अनाज की ढेरी, यानी अनाज निकालने के बाद में जो किसान और सरकार का अलग हिस्सा अलग किया जाता था, वो रास बटाई कहलाती थी। दूसरी पद्धति थी वो थी नस्क या कनकूत। नस्क या कनकूत में भूमि की पैदावार का मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया जाता था कि इतना उत्पादन होगा, उसी में से सरकार और किसानों का हिस्सा अलग अलग कर लिया जाता था।
उसके बाद में तीसरी पद्धति थी नकदी या जब्ती। नकदी या जब्ती किसान और सरकार के बीच हुआ एक समझौता था। इस पद्धति में 3 या अधिक वर्ष के लिए यह निश्चित कर लिया जाता था कि प्रति बीघा के हिसाब से इतना राजस्व किसान द्वारा सरकार को चुकाया जाएगा, चाहे उत्पादन फिर कितना ही क्यों न हो। तो इस प्रकार से शेरशाह ने राजस्व की उपयुक्त व्यवस्था की और चूंकि शेरशाह का मानना था कि किसानों की भलाई के लिए शासन को कदम उठाने चाहिए और राजस्व निर्धारण के समय वो किसानों के साथ नम्र व्यवहार के लिए अपने अधिकारियों को निर्देश देते थे, परंतु राजस्व वसूली के समय वे पूरी कठोरता बरतते थे। इसके साथ उन्होंने अपने अधिकारियों और सैनिकों को आदेश दे रखा था कि जब भी वे किसी अभियान पे जाएं तो किसी भी किसान की फसल को नुकसान नहीं पहुंचे, यदि नुकसान हो तो उसकी भरपाई भी फौज से की जाए। उपयुक्त करों के अलावा यानी यूं कहें कि वो एक तीसरा हिस्सा राजस्व के रूप में लिया करते थे, जो भी प्रति बीघा जो उत्पादन हुआ करता था, यानी तीनों श्रेणियों की भूमि में उत्तम, मध्यम और निम्न का औसत उपज का तीसरा हिस्सा लिया करते थे। इसके अलावा भी कुछ कर थे, जैसे जरीबान। जरीबान का मतलब था सर्वे करने वालों के लिए टैक्स, जो कि अदा किए गए कर का 2.5% हुआ करता था। दूसरा था महासिलाना। महासिलाना राजस्व वसूली करने वाले अधिकारियों के लिए किसानों से लिया जाने वाला कर था। यह अदा किए जाने वाला लगान का 5% हुआ करता था। तो जरीबान और महासिलान इन 2.5 और 5% के रूप में भी किसानों को कर के रूप में देना पड़ता था। इसके अलावा एक कर और था, जो कि संपूर्ण अदा किए गए लगान का 2.5% था। यह अनाज और नगद दोनों रूप में ही दिया जा सकता था और यह किसी आपातकाल में किसानों की भलाई के लिए उपयोग में लाने के लिए किसानों से ही इकट्ठा किया जाता था। तो इस प्रकार से लगान व्यवस्था की उपयुक्त विशेषताओं के साथ उसमें कुछ दोष भी थे। दोष ये था कि शेरशाह ने लगान निर्धारण के लिए जिस प्रकार से उत्तम, मध्यम और निम्न 3 भूमियों को विभाजित करके जो प्रति बीघा औसत उत्पादन का तीसरा हिस्सा लिया कर के रूप में, उसमें से उत्तम भूमि के किसान की तुलना में निम्न भूमि की किसानी करने वाले या खेती करने वाले किसान को उत्तम भूमि के खेती करने वाले किसान की तुलना में ज्यादा लगान कर के रूप में देना पड़ता था। एक सबसे बड़ा दोष यह था। इसके अलावा दूसरा दोष यह था कि कर बहुत ज्यादा थे, यानी 1/3 प्रति बीघा टैक्स के अलावा जरीबान और महासिलान के रूप में उनको 2.5%, 5% और 2.5% अतिरिक्त किसी आपात स्थिति के लिए कर चुकाने पड़ते थे, इसलिए करों का बोझ किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा था। इसके दूसरा दोष ये था कि शेरशाह जागीरदारी प्रथा को समाप्त नहीं कर पाए। जागीरदारी इलाकों में किसानों का शोषण पूर्व की भांति ही होता रहा। शेरशाह ये भी जानता था कि जो राजस्व वसूली से संबंधित कर्मचारी हैं वे किसानों का शोषण करते हैं, इसलिए उन्होंने इन अधिकारियों की कर्मिक यानी सामयिक स्थानांतरण की नीति को भी अपनाया, परंतु वे पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर पाए। इसके अलावा लगान को नगद वसूली के लिए जो प्रक्रिया थी उसमें काफी देरी हो जाया करती थी और इसमें भी किसानों को ही नुकसान हुआ करता था। तो उपयुक्त विशेषताओं और उपयुक्त दोषों के बावजूद ये बात कहना ही पड़ेगा कि शेरशाह मध्ययुगीन शासकों में सर्वप्रथम था जिन्होंने किसानों के साथ प्रत्येक संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया, उनकी भलाई के लिए कार्य किया और ये भी प्रयत्न किया कि शासन संस्थाएं किसानों के शोषण के लिए नहीं बल्कि उनके हित साधन के लिए और उनके कल्याण के साधन के रूप में कार्य करें। इस प्रकार से हमने शेरशाह की राजस्व व्यवस्था के बारे में चर्चा की। अब अपन चर्चा करते हैं उनकी न्याय व्यवस्था के बारे में। शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक थे और उनका मानना था कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वह एक सर्वोत्तम धार्मिक क्रिया है और इसको मुस्लिम और हिंदू दोनों ही शासक स्वीकार करते हैं। उनके जो न्याय का आदर्श था वो बड़ा ही उच्च था और उनका मानना था कि इंसान के साथ ईमान का बर्ताव किया जाना चाहिए। शेरशाह न्यायिक मामलों में बड़ा ही निष्पक्ष व्यवहार करता था और उनका जो न्याय था वो गरीबों और शोषितों के लिए था। न्याय के मामले में किसी के साथ चाहे उसका सगा संबंधी ही क्यों न हो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे। जैसा अपराध वैसा ही दंड दिया जाता था। दंड बड़े कठोर हुआ करते थे, यानी कोड़े मारने से लेकर या सामान्य सजा से लेकर के अंग भंग की सजा, फांसी की सजा तक दी जाती थी। शेरशाह प्रत्येक बुधवार को अपनी कचहरी लगाता था जिसमें न्याय देने का कार्य करता था। क्योंकि उनकी व्यस्तता की वजह से वो सभी मामले नहीं दे सकते थे, इसलिए उनके नीचे काजी
की अदालतें हुआ करती थी, प्रमुख नगरों में भी काजी हुआ करते थे। इसके अलावा परगना स्तर के ऊपर, सरकार स्तर के ऊपर, गांव स्तर के ऊपर स्थानीय जो अधिकारी थे वो न्याय के मामलों में न्याय देने का कार्य क्या करते थे। उनका इतना भय था, यानी उनकी जो न्यायिक व्यवस्था थी इतनी कुशल थी कि जिसकी वजह से अपराध होना कम हो गए, चोरी डकैती कम हो गई, खास करके व्यापारियों को बड़ी सुविधाओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं पुलिस प्रशासन के बारे में, क्योंकि उस समय पुलिस प्रशासन का जो सारा कार्य था सैन्य व्यवस्था यानी सेना द्वारा ही किया जाता था। जो सैनिक अधिकारी थे वो ही पुलिस का कार्य क्या करते थे, यानी परगने में जो भी सिकदार हो, चाहे फिर सरकार में सिकदारान हो, इन्हीं का कार्य हुआ करता था पुलिस से संबंधित कार्य करना। और इनकी कुशलता की वजह से ही जो शासन में अपराध थे, या यूं कह सकते हैं कि जो अपराध थे वो बहुत ही कम हुआ करते थे। लोगों को अमन चैन का मौका मिला और उनके शासन प्रबंध की प्रशंसा करते हुए तबकात अकबरी में, इसके अलावा तारीख शेरशाही में बड़ी ही प्रशंसा की गई है। तारीख शेरशाही में एक स्थान पे लिखा गया है कि शेरशाह के शासन काल में पुलिस व्यवस्था इतनी कुशल थी कि एक पागल और निर्बल बुढ़िया भी अगर अपने सिर के ऊपर एक सोने की टोकरी यानी सोना रख के लिए जा रही हो टोकरी में, तो उसके कोई हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि शेरशाह की पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था इतनी कुशल थी कि उनको अपराधी ही मदद दिया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में। तो इस वजह से अपराधों के ऊपर काफी अंकुश लग गया था। इसके पीछे उसकी पुलिस और न्याय व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान था। अब चर्चा करते हैं अपन उनकी सैन्य व्यवस्था के बारे में। तो शेरशाह की सैन्य व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी थी और इस मामले में वे बड़ा ही इंटरेस्ट रखते थे सैन्य मामलों में। शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी के स्वयं में संचालित दाग और हुलिया प्रथा को बड़े अच्छे तरीके प्रभावित तरीके से लागू किया। इसके अलावा शेरशाह सैनिकों के वेतन से संबंधित, शेरशाह के उनके प्रमोशन से संबंधित मामलों में बड़ी दिलचस्पी लिया करता था। उसने अपनी सेनाओं को अलग अलग विभागों में विभाजित करके अलग अलग सेनापतियों के अधीन कर दिया था, जिससे सेना में काफी अनुशासन आया, जिससे सेना में काफी कुशलता आई। शेरशाह के समय में जो उनकी राजधानी हुआ करती थी उसमें उनके पास लगभग 1,50,000 घुड़सवार सैनिक थे, 25,000 पैदल सैनिक थे और 500 हाथी हुआ करते थे। ये सिर्फ राजधानी नगरों में थे। इसके अलावा पृथक पृथक जो प्रांत के केंद्र थे, जो नीचे के केंद्र थे, उनके पास भी जो अधिकारी थे, सेनाएं हुआ करती थी। इस प्रकार से शेरशाह के पास एक बड़ा सैनिक दस्ता था, जिसकी वजह से वह प्रत्येक सैन्य अभियान में सफल हो पाया। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं शेरशाह के व्यापार वाणिज्य के बारे में। शेरशाह का मानना था कि शासक को साम्राज्य की समृद्धि के लिए कार्य करना चाहिए और इसके लिए उन्होंने यह निश्चित कर दिया था कि जो भी सामान साम्राज्य में बिका करता था उसके ऊपर 2 ही जगह टैक्स लगा करता था। यानी जो माल बाहर से लाया जाता था उसके देश में प्रवेश के समय, और दूसरा टैक्स लगता था उसके देश में आने के बाद में बिक्री वाले स्थान के ऊपर। यानी एक तो सीमा के ऊपर जब देश में प्रवेश करता था, दूसरा बिक्री के समय। इसके अलावा कोई भी टैक्स उसमें नहीं लगता था और उन्होंने अपने कर्मचारियों को आदेश दे रखा था कि वे व्यापारियों के साथ सद्व्यवहार करें। जनता को भी यह निर्देशित कर रखा था कि किसी भी व्यापारी के साथ कोई भी गलत व्यवहार न किया जाए। इस वजह से व्यापार वाणिज्य को बड़ा बढ़ावा मिला। इसके अलावा उनकी जो सड़क व्यवस्था थी, उनकी जो पुलिस व्यवस्था थी, इसकी वजह से भी व्यापार वाणिज्य को काफी बढ़ावा मिला। अब चर्चा करते हैं अपन मुद्रा व्यवस्था के बारे में। शेरशाह ने प्राचीन जो घिसे पटे सिक्के थे उनको बंद करवा दिया। इसके स्थान पर उन्होंने नई मुद्रा प्रारंभ की। उसका जो चांदी का सिक्का हुआ करता था वो 180 ग्रेन का था, जिसमें 175 ग्रेन शुद्ध चांदी हुआ करती थी। इसके अलावा उनका एक जो सोने का सिक्का था चलाया, वो 166.4 ग्रेन और एक था 168.5 ग्रेन का। यानी एक सिक्का था 166.4 ग्रेन का और दूसरा था सोने का सिक्का 168.5 ग्रेन का। इसके अलावा उस समय तांबे के सिक्के भी चलते थे जिनका नाम दाम हुआ करता था। शेरशाह ने सिक्के के ऊपर अपनी पदवी और शेरशाह का नाम और टकसाल का स्थान, यानी कहाँ पर वह ढाला गया है, इसकी जानकारी, यानी सिक्के के ऊपर शेरशाह का नाम, उसकी पदवी और टकसाल का नाम लिखा होता था। यह नाम अरबी भाषा में, इसके अलावा कुछ सिक्कों पर देवनागरी में भी लिखा गया था। मुद्रा संबंधी सुधारों के कारण व्यापार में व्यापार को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला और डॉक्टर वी ए स्मिथ ने कहा है
कि शेरशाह द्वारा स्थापित यह मुद्रा व्यवस्था पूरे मुगल काल में, इसके अलावा 1835 ईस्वी तक यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना के बाद में भी मुद्रा व्यवस्था का आधार बनी रही। अब अपन चर्चा करते हैं उनकी दान पुण्य और इमारतों के बारे में। शेरशाह एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। उसने अपने शासन काल में बूढ़े, अंधे, अपाहिज, विद्यार्थी और विद्वान लोगों के कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए थे। उन्होंने एक शाही पाठशाला स्थापित करवा रखी थी राजधानी में, जहां पर कोई भी व्यक्ति भोजन प्राप्त कर सकता था और इसके ऊपर 500 असरफी रोजाना का खर्चा किया करता था। शेरशाह की निर्माण कार्यों में बड़ी रुचि थी। उन्होंने झेलम नदी के किनारे उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर रोहतासगढ़ नामक एक शानदार दुर्ग बनाया था और उन्होंने कहा था, यदि मैं लंबे समय तक जीवित रहा तो प्रत्येक सरकार में एक ऐसा किला बनवा दूंगा जहां पर लोग आपातकाल में शरण ले सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में पुराना किला बनाया और किले में एक ऊंची मस्जिद का निर्माण भी करवाया। उसकी कला की जो सर्वश्रेष्ठ नमूना है उसकी कला का, वो है बिहार में जो सहसराम में उसका स्वयं का जो मकबरा है एक झील के बीच में, वो बहुत ही सुंदर है। और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए कनिघम ने दबी जबान से उसको ताजमहल से भी अधिक पसंद किया है। इस प्रकार से शेरशाह है एक रचनात्मक प्रतिभा या स्थापत्य कला में रुचि लेने वाला व्यक्तित्व भी था। अब अपन चर्चा करते हैं उनकी धार्मिक नीति के बारे में। धार्मिक नीति के बारे में विद्वान इतिहासकारों में अलग अलग विचार हैं। जैसे डॉक्टर आर.एस. शर्मा का मानना है कि शेरशाह का धार्मिक दृष्टिकोण दिल्ली सल्तनत के जो तुर्क अफगान शासक थे उनसे ज्यादा अलग नहीं था, जबकि कालिका रंजन खान को शेरशाह को एक धर्म सहिष्णु शासक मानते हैं। परंतु जो भी हो, शेरशाह ने कुछ अवसरों पर खास करके विभिन्न सैन्य अभियानों के ऊपर यानी राजपूतों के विरुद्ध जो सैन्य अभियान किए उनको उन्होंने जिहाद का नाम दिया। इसके अलावा रायसेन के शासक पूर्णमल के साथ जो व्यवहार किया वो भी निंदनीय था। इसके अलावा उन्होंने जोधपुर दुर्ग पर अधिकार करने के बाद में मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया, वो भी उनकी धार्मिक असहिष्णुता को प्रकट करता है। परंतु ये जो भी कार्य थे वो उनके राजनीतिक अभियानों के दौरान ही किए गए थे। उन्होंने शासन प्रबंध के मामलों में कभी भी धार्मिक कट्टरता का आश्रय नहीं लिया। यूं कहा जा सकता है कि शेरशाह ने तो तुर्क अफगान यानी सल्तनत कालीन शासकों की तरह धार्मिक दृष्टि से धर्मांध था और न ही अकबर की तरह धर्म सहिष्णु था। उन्होंने मध्यम मार्ग का आश्रय लिया। विलियम क्रुक्स का मानना है कि 5 वर्षों के अल्प शासन काल के दौरान उन्होंने जिस प्रकार से शासन से संबंधित प्रबंध किए वह उनके प्रशासनिक योग्यता का अद्भुत प्रमाण है। डॉक्टर स्मिथ नाम का इतिहासकार उनको कहते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि यदि शेरशाह अधिक समय तक जीवित रहता तो मुगल भारत के इतिहास में पुनः दिखाई नहीं देते। कीन ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है, इस पठान जैसी बुद्धिमत्ता का परिचय किसी पठान ने तो क्या अंग्रेज ने भी नहीं दिया। अब अपन चर्चा करते हैं शेरशाह अकबर का पथ प्रदर्शक था या नहीं। यानी शेरशाह द्वारा शासन प्रबंध में जो भी सुधार किए थे वो अकबर के शासन प्रबंध की आधारशिला बने, इसमें कोई भी मत नहीं है। यानी शेरशाह द्वारा स्थापित शासन प्रबंध अकबर का पथ प्रदर्शक बना, यानी उसकी राजस्व व्यवस्था अकबर की गौशाला व्यवस्था का प्रबंध आधार बनी। उसकी जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी उसका अकबर ने और ज्यादा विकास किया और राजपूतों को अपनी ओर मिलाने का कार्य किया। शेरशाह का सैनिक प्रबंध हो, चाहे सरदारों पर नियंत्रण करना, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना, उसकी न्याय व्यवस्था हो, वो सभी अकबर ने अपनाई। इसके अलावा शेरशाह के किसानों, व्यापारियों और जनहित के कार्यों को अकबर ने यथावत रूप से स्वीकार कर लिया। शेरशाह के द्वारा राजपूतों को हराकर अधीनता स्वीकार करवाने के बाद उनको राज्य उन्हें वापस करने की नीति का अकबर ने पूरी तरह से अनुसरण किया। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि शेरशाह की विभिन्न शासन प्रबंध की विशेषताओं का अकबर ने अपने शासन काल के दौरान अपनाया। तो यूं कहा जा सकता है कि शेरशाह अकबर के पथ प्रदर्शक थे। इस प्रकार से हमने शेरशाह के शासन प्रबंध के बारे में इस वीडियो में अध्ययन किया। धन्यवाद।